नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न सीनियर फैकल्टी और आज आपको नई शुरुआत के लिए नए टॉपिक की और सीबीएसई कोर्स बी जो हमने एक टॉपिक लिया है आपके लिए, तीसरी कसम के शिल्पकार कौन? शैलेंद्र। ये पहले इसको हटा दिया गया था कोरोना काल में और अभी इसको वापस लाया गया है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ रीज़न रहा होगा कि इसको वापस सीबीएसई ने अपनी बुक स्पर्श में स्थान दिया। तो क्या है इसमें कि जब भी जीवन में कोई नई शुरुआत होती है, कोई नई पहल होती है, नया कदम उठाया जाता है, तो उसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई तरह की समस्याएं आती है, बहुत सारे नेगेटिव फॉल्ट आते हैं, लेकिन उन नेगेटिव फॉल्ट को नकारात्मक गतिविधियों को सकारात्मक बनाना, ये यदि सीखने को मिलता है तो इस पाठ से मिलता है। सबसे पहले आपको लेके चलता हूं हमारे जो लेखक है इसके प्रहलाद अग्रवाल, इनके जीवन परिचय की ओर। क्या है, कहाँ के रहने वाले? हम पाठ को तो पढ़ते हैं, लेकिन वो लिखा किसने है उसके बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं, जबकि हमें उनके बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। बच्चों, कि भारत की आजादी के साल यानी 1947 जब देश आजाद हुआ था, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे कौन? प्रहलाद अग्रवाल ने हिंदी से एमए किया। बिल्कुल किया साहब। तक की शिक्षा हासिल की। इन्हें किशोर वय से ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने और उन पर चर्चा करने का शौक रहा। इन दिनों कहां पर है ये? सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्या कर रहे हैं? प्राध्यापन यानी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं और आगे भी इसी क्षेत्र को अपने लेखन का विषय बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। यानी अभी भी क्या करते हैं वो? मैं और लिखूं, अरे समाज को जागृत करूं। समाज जागरूक होगा तो देश आगे बढ़ेगा, ऐसी विचारधारा ये रखते हैं। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियां है सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा अफसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा और चीर प्यासा और चीर अतृप्त, गुरुदत्त, उताल, उमंग, सुभाष गई की फिल्म कला, और एस माझी, विमल राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक, 21वीं सदी का सिनेमा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही। अब इस पाठ में लिखा गया क्या है? तीसरी कसम के शिल्प शैलेंद्र जी ने क्या लिखा है साहब? पाठ प्रवेश के माध्यम से हमें पता चलता है। बच्चों, साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई न कोई फिल्म सिने पर्दे पर न पहुंचती हो। यानी फिल्म कब सिने पर्दे पर पहुंचती है? शुक्रवार निश्चित है। ये निश्चित किया गया है कि हर शुक्रवार को, या जब भी फिल्म रिलीज होगी तो कब होती है? फ्राइडे के दिन। इनमें से कुछ सफल रही तो कुछ असफल, कुछ दर्शकों को कुछ अरसे तक याद रह जाती है और कुछ को वह सिनेमा घर के बाहर निकलते ही क्या करते हैं? बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। बिल्कुल रहती है। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु का अमर कृति
कौन सी? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सीने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुई। बच्चों, किसने लिखी थी उसकी पटकथा? लिरिक्स किसने लिखी थी? फणीश्वर नाथ रेणु ने। जब उसको फिल्म के रूप में उतारा गया तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्धि उसको मिली थी। फिर उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत, कहानियों की बदौलत शोहरत पाई, बल्कि इसमें अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने भी अपनी फिल्म जीवन के सबसे बेहतरीन एक्टिंग एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। फिल्म की हीरोइन कौन थी बच्चों? वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसे उनसे उम्मीद थी। तो आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि उस समय के सबसे सुपर डुपर कलाकार थे कौन? राज कपूर साहब। उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। जैसी कल्पना की थी उससे भी कई अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। तो यह भी उनके लिए बहुत ही अनोखी बात है। ऐसे मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह भी उजागर कर दिया कि फिल्म हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक, उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। बच्चों, ऐसे तो कुछ भी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल समाज के लिए उपयोगी हो, अरे उद्देश्य परक हो, तो वह कितना कठिन काम है। इसको पहली बार किसने बताने का प्रयास किया है? शैलेंद्र जी ने बताने का प्रयास किया है। तो चलते हैं हम, कैसे बताने का प्रयास किया है। देखो आप, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। किसने इसको शूट किया था? शैलेंद्र जी ने। बच्चों, संगम फिल्म की अद्भुत सफलता ने राज कपूर के गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। कौन सी सबसे पहली फिल्म कौन सी बनाई राज कपूर साहब ने? संगम। फिर उसके बाद राज कपूर साहब के अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ा, इतना आत्मविश्वास बढ़ा कि उन्होंने कह दिया कि मैं 4 फिल्में और बनाऊंगा। कौन कौन सी? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में कितने वर्ष लग जाएंगे? 6 वर्षों का समय लग जाएगा। अब समय कैसे लगता है देखो आप, कभी कभी क्या होता है कि जैसे शूट करनी होती है, आज ये कर ली कल वो, ऐसे यानी साल भर 2 साल तक शूट करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो एक डॉगी ले लिया, अब डॉगी के साथ एक सीन तो शूट हो गया, अब दूसरा बाद में आएगा ना, हो सकता है डॉगी लापता हो जाए, हो सकता है डॉगी मर जाए। ऐसे ही बहुत सारे जो कलाकार होते थे, जैसे एक बूढ़ी अम्मा को दर्शाना है, अब मान लीजिए एक सूट तो ले लिया, दूसरा बाकी है, बूढ़ी अम्मा एक्सपायर हो गई, तो क्या हुआ? फिर उसमें कितनी बड़ी दिक्कतें आती है, वह सबसे मेन होता है। आगे चलो, इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्म प्रदर्शित हुई। 1966 में, 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की थी, यानी सबसे अच्छी से अच्छी भूमिका राज कपूर साहब ने अदा की थी। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा गया। यानी सेल्यूलाइड का मतलब एक रील पर, एक पर्दे पर। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी गई एक कविता थी। फिर आगे क्या बताने का प्रयास किया है, देखिए आप, तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। कैसे? तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म
और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। अरे मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी फिल्म में उतनी ही तन्मयता शब्द का मतलब होता है बिल्कुल डूब करके बनाई। काम दो तरह के होता है, एक तो बोझ समझ करके, एक आंतरिक भावनाओं से किया गया काम। जब भी किसी कार्य के प्रति हमारी अरुचि होती है और हमारे ऊपर कोई काम थोपा जाता है तो उसमें हमें मजा नहीं आता। हम बार बार समय देखते रहते हैं कि ये समय कब पूरा हो, ये काम को मैं इसको बोझ समझ के डाल दूं और मेरा काम उद्देश्य। लेकिन एक काम वो भी होता है कि आप पूरे तल्लीनता से, तन्मयता से लीन होकर, डूब करके उस काम को कर रहे हो तो उसमें अधिक रुचि बनी रहती है। तो उसी तरह राज कपूर साहब ने भी अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। यानी कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्ण तन्मयता के साथ डूब करके काम किया। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्हें बड़ा उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, परंतु तुरंत गंभीरता से बोले। क्या बोले? देखो हंसी मजाक में कि मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा, यानी मैं काम करूंगा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कैसे? कहा मजाक में। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती को ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा? कि निकालो, अरे निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक पूरा एडवांस। यानी मेरी कितनी है? 1 रुपया पूरा एडवांस है। यानी एक मजाक के रूप में कहा था। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना दोस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यवसायिक सूझबूझ देने के चक्कर में खा जाते। और फिर क्या हुआ बच्चों? फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। बच्चों, शैलेंद्र को क्या बताया गया? राज कपूर साहब ने बताया कि फिल्म जब आती है तो कैसे तो उसको बनाना चाहिए, कैसे उसमें काम करना चाहिए, कैसे वो फ्लॉप जाती है, कैसे वह हिट होती है, किन किन बातों की सावधानियां उसमें रखनी होती, ये सारी की सारी बातें उन्होंने बताई। पर वह एक तो आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति, यशता की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख के अभिलाषा थी। यानी वो क्यों बनाना चाहते थे? देखो धन धान्य से परिपूर्ण थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्यों? आत्मसंतुष्टि के लिए। यानी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें पैसा देखा नहीं जाता, केवल मन आत्मसंतुष्टि के लिए काम करता है। आगे चलें। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। बावजूद इसके तीसरी कसम में राजकुमार वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे। यानी उस जमाने के सबसे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध होने वाले कलाकार वहीदा रहमान, राज कपूर साहब, वो सितारे इनको मिले। शंकर जयकिशन जी का संगीत था। शंकर जयकिशन जी उस जमाने के बहुत ही संगीत कला में निपुण थे, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी। उनके गीत भी फिल्म में प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। बच्चों, किसी ने इस फिल्म को नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 या 4 बनाने की गणित जानने वाले की समझ से परे थी। यानी क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि फिल्म को जब खरीदा जाता है तो इसलिए खरीदा जाता है कि पैसे कमाए जा सके, लेकिन ये पैसे कमाने वाली फिल्म नहीं थी।
लोगों के मन के भावनाओं से जुड़ी हुई फिल्म थी, लेकिन इसीलिए इसको खरीद नहीं पाए। बात समझ में आ गई आपको? उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोला जा सकने की चीज नहीं थी, इसलिए मुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। अरे फिल्म कब आई कब चली गई किसी को मालूम ही न हुआ। आगे चले बच्चों, ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से ना वाकिफ थे, परंतु उसमें उलझ कर वे अपनी आमदनी नहीं खो सकते थे। श्री 420 एक फिल्म का नाम है, का एक लोकप्रिय गीत कौन सा? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। आपने भी सुना होगा। हाँ, इसके अंतरे की एक पंक्ति क्या कि रातों दशों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां। अब एक सबसे बड़ी समस्या आ गई साहब, पंक्ति तो लिख दी कि रातों दसों दिशाओं से कहेगी अपनी प्रेम कहानियां, लेकिन समस्या क्या आ गई कि साहब 10 दिशाएं तो होती ही नहीं है। हमने गाना बना तो दिया, लेकिन अब इसको हटा करके दूसरा बनाना पड़ेगा। कभी कभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी शैलेंद्र जी ने कह दिया कि गाना वापस नहीं होगा, दशों दिशाएं होती है नहीं होती है लेकिन यही रहेगा। और भी बाद में पता चला कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के बाद जो 4 कोने होते हैं 8, आसमान और धरती, कितनी दिशाएं हो गई? 10। तो ये स्पष्ट भी उन्होंने किया। पर संगीतकार जयेश किशन जी ने आपत्ति की साहब। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, कौन कौन सी? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बिल्कुल अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजाते यानी झूठे प्रदर्शन को कभी भी नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रणव दुरूह नहीं, दुरूह यानी बहुत कठिन, इनको समझना कठिन नहीं रहे। क्या कहा इन्होंने? कौन सा गीत गाया? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, इतने अच्छे गीत गाए जो आज तक प्रसिद्ध रहे। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी के प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी, और यही उन्होंने अपने फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। यानी सारा के सारा ये साबित करके दिखाया कि जीवन वास्तव में है क्या। पैसों के पीछे कभी वो नहीं दौड़े, कला के पीछे दौड़े, समाज को जितना श्रेष्ठ दे सकते थे उन्होंने देने का प्रयास किया है। आगे चले बच्चों, आगे चले। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। यानी साहित्य रचना के साथ 100% खरी उतरी है फिल्में। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन राज कपूर हावी नहीं हो सका, और चीट की सस्ती साड़ी में लिपटी कौन? हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया। कजरी नदी के किनारे उकड़ बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, क्या पूछता है? मन समझती है ना आप? हाँ बच्चों, तीसरी कसम फिल्म देखना, मैंने बहुत सी बार देखी। इतने मन को छूने वाली फिल्म है कि मन समझती है ना आप, कि क्या आप तुम मेरे मन की भावनाओं को समझती है, और वहीदा रहमान उसकी मन की भावनाओं को समझती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कह नहीं पाते। बहुत ही अनोखी फिल्म है। तब हीराबाई जुबान से नहीं, किससे बोलती है? आंखों से बोलने लगती है, आंखों से वह बोलती है। आगे चले बच्चों, दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं दे सकते
ऐसी ही सूक्ष्मता से स्पंदित थी तीसरी कसम। यानी बच्चों, बोलना कम था लेकिन समझना ज्यादा था। यानी भावनाओं को छूने वाली फिल्म थी। वहां पर नायक नायिका बोलते हुए प्रतीत नहीं हुए, यानी भावों को किस तरह से समझा जाता है उसमें समझाने का प्रयास किया है। आगे चले बच्चों, अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाड़ीवान, हाँ क्या कहते हैं, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजड़े वाली मुनिया। फिर टप्पर गाड़ी में हीरा भाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों को जुलम क्या कहती है कि लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। क्या कह दिया, ऐसी नौटंकी की बाइक में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कहे, यानी लोगों का जो सपना है उस सपने को वह दिखाना चाहते हैं। आगे चले बच्चों, हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है किसका, लोक तत्व का अभाव। अरे इस संसार को क्या तो देना चाहिए और क्या देंगे, वर्तमान फिल्मों में यह देखने को नहीं मिलता। वर्तमान जो फिल्में बनाई जाती है केवल और सिर्फ केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। इस संसार का कल्याण कैसे होगा, यह दुनिया क्या सीखेगी, बच्चों के अंदर संस्कार कहां से आएंगे, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आगे चले, वे जिंदगी से दूर होती है। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत हो, यानी त्रासद स्थिति, यानी हमारे समाज में भूकंप आती है, कोई आपदाएं आती है, तो हम उन फिल्मों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जीवन को जिया जाता है। फिर जो दर्शकों को भावनात्मक शोषण कर सके, और तीसरी कसम यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है कि दुख को किस तरह से अपनाना चाहिए, दुख को किस तरह से स्वीकार करना चाहिए। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा के चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे, यानी जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना उनका रहा ही नहीं। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था, और वह प्रक्रिया मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है, यानी उसको हमेशा आगे बढ़ने का संदेश दिया जाता है। आगे चले बच्चों, शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता यानी इमोशनल करना का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत ही अद्वितीय बना। सजनवा बेरी हो गए हमरा, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, बाँचे भागी न बाँचे कोई, यानी हे सजन बेरी हो गए ये चिट्ठियां, हमारी तो पास जो चिट्ठियां है वो बेरी है। कैसे कि हमें तो पढ़ना नहीं आता, और जो इसको बांस के सुनाता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभिनय की दृष्टि कौन से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरम उत्कर्ष को छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, उतने जागते रहो में भी नहीं। जागते रहो में राज कपूर, जागते रहो भी एक फिल्म है के अभिनय को बहुत सराहा गया है, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता। वह हीरामन के साथ एकाएक हो गया है। खालिस देहाती बुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। इसका मतलब है खालिस देहाती यानी जिनके पास वह बैलगाड़ी होती है, उसी में वो सफर करते हैं। ऐसे वो झोंपड़ ऐसे बनी हुई होती है और उसी में वो लेकर के जाता है, उसको कहते हैं। जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती
किंवदंती का मतलब होता है लोगों के द्वारा बनाई गई कहानियां। बन चुका था, लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु तो खुद हीरामन में ढल गया है। हीराबाई फेनु गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ, उसकी मनवा नटवा, यानी कभी तो बात मानता है, कभी मना मना करता है, यानी उसका मन जो कहता है वो करता है। जैसी भोली सूरत पर न्योछावर, भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ, और हीराबाई को तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरा मन बन गया है। तीसरी कसम के पटकथा मूल कहानी के लेखक कौन है बच्चों? फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी सी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह से उतर गई है। आज हमने क्या पढ़ा? तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पढ़ा। बच्चों, आपको, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा है। राजकुमार के चरित्र जीवन, वहीदा रहमान किस तरह से मन ही मन अपनी भावनात्मक बातें करते हैं, जिनमें शब्दों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मन समझता है। उसी पर आधारित हमने तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पढ़ा, और ऐसा विश्वास है कि आपको 100% समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न डीपीपी लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।